नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, आज दो किताबों की एक साथ याद आ रही है। एक तो चार्ल्स डिकेंस का उपन्यास है ब्लीक हाउस, और दूसरा इससे बिल्कुल अलग किताब जिसका एक दो बार मैंने उल्लेख किया है, पाउलो फ्रेरे की पेडागोजी ऑफ ऑप्रेस्ड। इन दोनों किताबों को जोड़ने का मकसद क्या है बताऊंगा। पहले याद करता हूं चार्ल्स डिकेंस के उपन्यास ब्लीक हाउस को, पूरे उपन्यास को नहीं, उसकी शुरुआत को। असल में ये 19वीं सदी के इंग्लैंड में जो पाखंड था, जो राजनीति से लेकर समाज तक में फैला भ्रष्टाचार और पाखंड था, उस पे बड़ी व्यंग्यात्मक टिप्पणी की तरह आया है। मैं फिर उपन्यास की बात नहीं करना चाहता हूं। उसकी शुरुआत में लंदन में कोहरा छाया हुआ है। वो कोहरा हर जगह दिखाई पड़ रहा है, उसके आगे कुछ और कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। उस कोहरे में एक जज एक मुकदमे के ब्यौरे पढ़ने की कोशिश कर रहा है जो 50 साल पुराना है, उससे भी ज्यादा पुराना है, जिसके बारे में वो केस लड़ने वाले भी भूल चुके हैं। किसी को याद नहीं कि उस केस में क्या है, लेकिन केस वो चल रहा है। चार्ल्स डिकेंस ने असल में कोहरे को सिंबल बनाते हुए कई बातें कही थी। उनमें एक बात ये थी कि न्यायपालिका जो है, वहां मुकदमे बरसों बरस, इतने बरस लंबित रहते हैं कि लोग भूल जाते हैं कि मूल झगड़ा क्या था, किस बात पे केस शुरू हुआ था। ये थी ब्लीक हाउस की शुरुआत। और दूसरी तरफ जो पाउलो फ्रेरे की किताब है, उत्पीड़ितों का शिक्षा शास्त्र के नाम से हिंदी में अनुदित पेडागोजी ऑफ ऑप्रेस्ड, उसमें वो कहता है कि शिक्षा जो हमारे यहां दी जा रही है वो बड़ी अमानुषिक किस्म की है। वो अमानवीकरण की शिक्षा है जो पढ़ने और पढ़ाने दोनों को कुछ कम मनुष्य रहने देती है। उसका कहना था कि एक बैंक की तरह ये शिक्षा का ट्रांसफर एक दिमाग से दूसरे दिमाग में किया जा रहा है। इसमें रचनात्मकता के लिए, इसमें बहस के लिए, इसमें विवाद के लिए, इसमें सोचने के लिए, इसमें तर्क क्षमता के लिए बहुत गुंजाइश नहीं है। पाउलो फ्रेरे को एक दौर में ब्राजील में जेल भी काटनी पड़ी थी, और अपने इन्हीं विचारों की वजह से। खैर, मैं शिक्षा और न्यायपालिका को जोड़ने की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी की 8वीं की समाज विज्ञान की, सोशल साइंसेज की एक किताब को प्रतिबंधित कर दिया। उस किताब में न्यायपालिका को लेकर उनको टिप्पणी दिख गई मीडिया की मार्फत। असल में आपको मामला बता देता हूं। एनसीईआरटी की 8वीं की किताब जो तैयार कर रहे हैं जो लोग, उन्होंने सोचा होगा कि बच्चों को जीवन के यथार्थ से भी कुछ परिचय कराया जाए। तो उसमें एक चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है रोल ऑफ जुडिशरी इन आवर सोसाइटी। इस चैप्टर में बताया गया है कि न्यायपालिका की क्या भूमिका है। उसमें उसकी चुनौतियों की भी बात की गई है। चुनौतियां दो तरह की देखी गई हैं किताब में। एक तो लंबित मुकदमों का मामला है कि कितने केसेस अदालतों में लंबित हैं, जिसके चलते न्याय लगातार देरी से हो रहा है, और वो कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो ये वाक्य उसमें नहीं है, लेकिन देरी की बात है। और इस का उल्लेख भी है कि 4.5 लाख से ज्यादा मुकदमे हैं, 4.5 करोड़ से ज्यादा मुकदमे निचली अदालतों में लंबित हैं। तो ये तो मामला किताब का एक पहलू हुआ। दूसरा जिस पे जजेस को ज्यादा एतराज है वो ये है कि न्यायपालिका में भी करप्शन है, और इस बात के आंकड़े दर्ज करते हुए उसमें एक वक्तव्य जोड़ा गया है चीफ जस्टिस रहे जस्टिस BR गवई का। वो वक्तव्य यही है जो जुलाई 2025 में उन्होंने कहा था कि न्यायपालिका का जो भरोसा है उसको बहाल करने की जरूरत है, और भरोसे की बहाली का रास्ता इन मुद्दों को देखने और हल करने की त्वरित, निर्णायक और पारदर्शी कार्रवाइयों में है। पारदर्शिता और उत्तरदायित्व लोकतांत्रिक मूल्य हैं। इस बात के उल्लेख से कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और दूसरे तमाम लोग
बुरी तरह नाराज हो गए। चीफ जस्टिस ने इस किताब को बैन कर दिया। यही नहीं कहा कि जिन्होंने ऐसी किताब तैयार की है उनकी मंशा को समझने की जरूरत है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है। उन्होंने यही नहीं, इस मुद्दे पे अब खबर यह भी आ गई है कि कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा, सूत्रों के हवाले से खबर है, कि उन्होंने भी अपनी नाराजगी जताई कि ऐसी चीजें हम बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं। तो अब ये किताब गई, इसका जाहिर है कि एनसीईआरटी के अधिकारियों पे भी इसकी गाज गिरेगी, लेकिन यहां से कई सवाल पैदा होते हैं। कपिल सिब्बल जैसे वकीलों ने एतराज किया कि करप्शन तो हर जगह है, आप क्या राजनीति के, क्या आप सांसदों के भ्रष्टाचार पे बात कर रहे हैं, अचानक आप न्यायपालिका को बदनाम क्यों कर रहे हैं? तो न्यायपालिका की बदनामी की जो फिक्र है, क्या वाकई इतनी सच्ची है? क्या हमारी अदालतें वाकई इतनी निष्पक्ष, इतनी सच्ची हैं कि उन पर इस तरह की उंगली न उठाई जाए, बच्चों को न बताया जाए कि कचहरियों में कितना भ्रष्टाचार होता है? मैं जो ये बात कह रहा हूं तो ये भी सोच रहा हूं कि तत्काल तो मेरे पास कोई सबूत किसी भ्रष्टाचार का है नहीं। हालांकि हम सब जानते हैं कि आप किसी भी कचहरी में जाएं, पता चलता है कि नीचे से ऊपर तक रिश्वतखोरी की दरें तय हैं। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 7,500 जजेज के खिलाफ करप्शन की शिकायतें लंबित हैं। ये बात भी पिछले 10 सालों में सामने बाकायदा दर्ज है। लेकिन मैं जब ये बात कह रहा हूं तो मुझे डर लग रहा है कि इसको भी कोई अपनी अवमानना न मान ले। हैरानी की बात यह है कि अगर आप न्यायपालिका की छवि को लेकर इतने संजीदा हैं तो उसमें होने वाले भ्रष्टाचार को लेकर क्यों नहीं है? आपको वो कहानियां तंग क्यों नहीं करती हैं जिनमें पता चलता है कि किसी गरीब आदमी को न्याय इसलिए नहीं मिल पाता है कि उसके पास पैसे नहीं है? वकीलों की फीस अपने आप में भ्रष्टाचार है। यानी वो फीस तय करती है कि इस देश में जो न्याय है वो मिलता नहीं, खरीदा जाता है। इस देश के जो सबसे बड़े वकील हैं, इस देश के सबसे ताकतवर अपराधियों के लिए खड़े होते हैं, सबसे ताकतवर आरोपियों के लिए खड़े होते हैं, उनकी एक एक सुनवाई पे कहते हैं, उनकी एक एक पेशी पे कहते हैं कि लाखों लाख रुपए मिलते हैं। ये पैसे कौन दे सकता है? एक आम आदमी को न्याय चाहिए तो क्या वैसे कानून के जानकारों की मदद ले सकता है? नहीं ले सकता है। और भ्रष्टाचार का मामला क्या नहीं है जुडिशरी में? क्या हमारे चीफ जस्टिस ये कहना चाहते हैं कि जो नहीं है वो दिखाया जा रहा है किताब में? ये बहुत गंभीर सवाल है। अब इन सवालों का जो दूसरा सिरा है, मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचार जुडिशरी में जितना है उससे ज्यादा राजनीति में है। और दोनों जगह इसलिए कि समाज में इस भ्रष्टाचार को तरह तरह की स्वीकृति हासिल है। समाज अपने आप में कई तरह के, खासतौर पर जो हमारा मध्यवर्गीय समाज है, वो कई तरह के भ्रष्टाचार में जीने का आदी हो गया है। कानून अपनी जगह है, दहेज लेने देने का प्रचलन धड़ल्ले से जारी है, लड़कियों को संपत्ति में अधिकार देना है वो नहीं दिया जा रहा है, जाति प्रथा का उन्मूलन संविधान ने न जाने कब से कर दिया, लेकिन हमारे यहां जाति की सच्चाई जो है तमाम जगहों पे दिखाई पड़ती है। अखबारों के विज्ञापन देख लें विवाह के, बाकायदा जातियों के आधार पर लड़के खोजे जाते हैं। क्या ये सबको गैर कानूनी नहीं माना जाना चाहिए? लेकिन अदालतों का ध्यान इन सब पे नहीं है। अदालतों का ध्यान है कि बच्चों की किताब में उसके बारे में कोई गलत राय नहीं बनाई जानी चाहिए। ठीक है, लेकिन बच्चों को क्या पढ़ाया जाना चाहिए? हम अपनी शिक्षा के साथ क्या कर रहे हैं? मुझे ये बात करते करते एक और बात का ख्याल आया। जब कृष्ण कुमार, जो बहुत जाने माने शिक्षा शास्त्री हैं, शिक्षा पे बहुत महत्वपूर्ण काम उन्होंने किया है, 2005 के आसपास शायद वो एनसीईआरटी के प्रमुख बने थे, तो उन्होंने समझ के माध्यम कैसे हों, किस तरह काम करें, इसको लेके बाकायदा 2-3 सम्मेलन किए थे। 2 सम्मेलनों का साक्षी मैं रहा हूं। एक दिल्ली में हुआ था और एक उदयपुर में हुआ था, एक संभवतः पटना में हुआ था।
उसके बाद तय हुआ था कि एनसीईआरटी की किताबें कैसे तैयार होंगी। उनमें तर्क पे, विचार पे बहुत जोर दिया गया था। लेकिन उन दिनों भी एक विवाद पैदा कर दिया गया, जिसके बाद बहुत सारी किताबें या रोकी गई, चाहे उनके पृष्ठ बदले गए। शायद नेहरू को लेकर एक कार्टून था जिसको लेकर इतना, या अंबेडकर को लेकर, हाँ माफ करेंगे, अंबेडकर को लेकर एक कार्टून था जिसको लेकर इतना विवाद हुआ कि उस किताब में 150 ऐसे कार्टून थे। एक तो अंबेडकर का पे था, बाकी कांग्रेसियों और दूसरी जमातों पे थे। उन सब पे सवाल या निशान खड़ा हो गया कि बच्चों को हम क्या बता रहे हैं। तो असली सवाल शिक्षा का भी है कि हम बच्चों को पढ़ाना क्या चाहते हैं। जो बात कहते कहते पाउलो फ्रेरे ने जेल काट ली थी, हालांकि बाद में उनको सम्मानजनक दर्जा मिला, ब्राजील में भी मिला, शायद वो शिक्षा सचिव भी बनाए गए। लेकिन हम बच्चों को क्या झूठ पढ़ाना चाहते हैं? क्या उनको सिर्फ सिद्धांत रटा देना चाहते हैं कि न्यायपालिका में ये होता है, कार्यपालिका में ये होता है, विधायिका में ये होता है, संविधान में ये कहता है? या ये भी बताना चाहते हैं कि हमारा देश किस तरह की लोकतांत्रिक चुनौतियों से जूझ रहा है, किस तरह की न्याय की चुनौतियों से जूझ रहा है, किस तरह विषमता और सामाजिक भेदभाव की बहुत सारी चुनौतियों से जूझ रहा है। 8वीं कक्षा के बच्चे, मैं भी 8वीं कक्षा पास करके ही यहां बैठा हूं, 8वीं कक्षा के बच्चे इतने अनभिज्ञ नहीं होते हैं। वहां से वो किशोर उम्र से दुनिया को देखना और अपने ढंग से समझना शुरू करते हैं। पढ़ाई जितनी आदर्शवादी होती है, जीवन में अचानक उतनी ही व्यर्थ मालूम होने लगती है। और अचानक पता चलता है कि बच्चे जीवन को देखते हुए मान लेते हैं कि पढ़ाई तो बेकार है, सिर्फ किताबों में रखने के लिए और रट कर नंबर लाने के लिए है, और नंबर लाकर सब भूल जाना है। यह स्थिति, आज तो शिक्षा की विडंबनाएं और सारी हैं, उन पर बात करने बैठूंगा तो पता चलेगा कि हम सजग नागरिक बनाना नहीं चाहते हैं, हम नौकरी पेशा किस्म के कुछ लोग बनाना चाहते हैं जो यंत्रों की तरह, मशीनों की तरह काम में जुटे रहें और वेतन लेकर घर लौट आए, अपने समाज के अधिकार, अपने समाज के करते हुए किसी तरह के इंसाफ या नाइंसाफी के सवाल से बहुत दूर खड़े रहें। तो दोस्तों, जो एनसीईआरटी की किताब से जुड़ा विवाद है, उसी ने ये प्रश्न पैदा किया है कि हम अपनी शिक्षा किस तरह देना चाहते हैं। बच्चों को झूठ पढ़ाना चाहते हैं या सच बताना चाहते हैं, बच्चों के सामने गुलाबी तस्वीर पेश करना चाहते हैं, या उनकी चुनौतियों पर भी उनका ध्यान खींचना चाहते हैं। ये बच्चों के लिए छवि खराब करने का मामला नहीं है, ये बच्चों को एक सही समझ देने का मामला है। एनसीईआरटी की बहुत सारी गड़बड़ियों के बीच, इतिहास की किताब में हो रहे तरह तरह के बदलावों के बीच, जो राजनीतिक दबाव में किए जा रहे हैं, ये अब तर्क पे हमला, अब सूचना पे हमला एक नया काम है, जिसके लिए जिम्मेदार कौन है ये बताऊंगा तो अवमानना का मामला बन जाएगा, इसलिए नहीं बता रहा हूं। लेकिन हमें अपने न्याय की भी फिक्र करनी है, अपने शिक्षा की भी। छवि की अगर किसी को फिक्र है तो अपने संस्थान को सुधारे, इंश्योर करे, सुनिश्चित करे कि वहां बेईमानी नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है, ताकि कल को बच्चों को गर्व के साथ बताया जा सके कि हमारी न्यायपालिका जो है बिल्कुल किसी भी तरह के भ्रष्टाचार से मुक्त होके न्याय करती है। बच्चों को वो दिन कभी आए, मैं भी इसकी कामना करता हूं। लेकिन एनसीईआरटी के साथ जो कुछ भी होगा उससे बहुत सहानुभूति न रखते हुए भी मैं शिक्षा में आ रहे इस बदलाव को लेकर, शिक्षा पद्धति में आ रहे इस बदलाव को लेकर चिंतित तो हूं। शुक्रिया दोस्तों, आज इतना ही।